सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत का समुद्री नौवहन की आजादी पर जोर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, समुद्री क्षेत्र हिंसा और प्रतिद्वंद्विता से हो मुक्त। पापुआ न्यू गिनी से होंगे कृषि, स्वास्थ्य समेत 4 करार। सराफा कारोबारियों को नहीं मिली राहत। राज्यसभा में वित्त मंत्री का एक्साइज ड्यूटी हटाने से इनकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वॉकआउट। विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश तेज। विदेश मंत्रालय के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को चिट्ठी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का हवाला। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए सूखा निगरानी प्रकोष्ठ का गठन। तेलंगाना समेत कई राज्यों में गर्मी से बेहाल लोग। भीषण गर्मी में रैलियों से परहेज के लिए जारी किए नए निर्देश। भारत पाक विदेशी सचिव बातचीत पर विदेश मंत्रालय की सफाई। नहीं था समग्र वार्ता का हिस्सा। पठानकोट जांच के लिए एनआईए के पाकिस्तान जाने पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्री रास्तों और संचार व्यवस्थाओं को आपसी विवाद से अलग रखा जाना चाहिए। एक स्थानीय अखबार से बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत समुद्री संचार और परिवहन की स्वतंत्रता के पक्ष में है और इस मामले में हमारी किसी देश से प्रतिद्वंदिता नहीं है। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति पोर्ट मोर्सबी में युद्ध स्मारक पर गए। यहां उन्होंने मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति की इस यात्रा का मकसद गैस और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस देश के साथ भारत का व्यापारिक और सामरिक सहयोग बढ़ाना है। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर जाने वाले प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति हैं। ये यात्रा भारत की लुक ईस्ट नीति का एक स्वाभाविक विस्तार है। राष्ट्रपति आज शाम यहां से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच आज 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी के साथ समझौते कर रहा है। भारत पापुआ न्यू गिनी में सरकारी अस्पताल खोले जाने में सहयोग करने के लिए राजी हुआ है। भारत वहां के तटीय प्रांतों के आर्थिक गलियारों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए $10 करोड़ का ऋण प्रदान करेगा। इसके अलावा भारत ने कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर भी सहमति जताई है। पापुआ न्यू गिनी भारतीय पर्यटकों को आने पर वीजा देने पर सहमत हो गया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सदस्यता के लिए भी समर्थन दिया है। चुनावी राज्यों में भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राजनीतिक दलों से तेज धूप और गर्मी में रैलियों को करने से बचने का निर्देश दिया गया है। रैलियों के दौरान लू लगने से तमिलनाडु में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। कुछ नागरिकों के समूह ने इस मसले पर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को भी निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच किसी तरह की चुनावी बैठक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने रैलियों और जनसभाओं के दौरान पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। इनमें शेड्स की व्यवस्था, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधा शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए कल मतदान होना है। इस दौर में 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब 5वें दौर के मतदान की बारी है। इस चरण के प्रचार का शोर अब थम गया है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। 5वां दौर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चरण में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेता दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र बोस ने यहाँ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ममता बनर्जी पर अपनी सीट के अलावा पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी भी है, लिहाजा प्रचार थमने से पहले उन्होंने जाधवपुर में चुनावी रैली की।
पिछले चरणों में हिंसा के मामले देखते हुए चुनाव आयोग ने इस चरण में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। 14,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना, हुगली और दक्षिण कोलकाता में पुलिस पर्यवेक्षकों की तादाद भी बढ़ा दी है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों पर 4 चरणों में अब तक मतदान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेडिकल तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। साल से राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। 1 मई को होने वाली AIPMT की मेडिकल परीक्षा इसका पहला चरण होगा। दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। परीक्षा के नतीजे 17 अगस्त को आएंगे और 30 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और CBSE ही पूरा आयोजन करेंगे, जो अभी तक AIPMT की परीक्षा आयोजित कराते थे। हालांकि कुछ राज्य इस परीक्षा के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख शहरों में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के गठन की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि केंद्र सरकार नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के गठन का विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार की दलील है कि अपील करना मुकदमे के पक्षकारों का संवैधानिक अधिकार है और उसे इस हक से वंचित नहीं किया जा सकता। केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लंबित मामलों को कम करने का खुद ही कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है और महत्वहीन याचिकाओं पर भारी जुर्माना लगाकर भी लंबित मामलों में कमी लाई जा सकती है। केंद्र सरकार पहले ही नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने के विचार को खारिज कर चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ज्वेलर्स पर 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को यह कर चुकाना होगा। हालांकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई सांसदों ने यह प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। कल राज्यसभा में चर्चा के बाद वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया। टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन हैरेसमेंट रोकने के लिए आपको कोई और अगर सुविधा इसमें चाहिए, कोई प्रिकॉशनरी स्टेप चाहिए, तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि सोने के गहनों पर लगी एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने आरोप लगाया कि इससे बड़े सराफा कारोबारियों को फायदा होगा। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काले धन की कोई रुकावट हो, लेकिन इस तरह के कानून सामने ना आए जिसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा आर्टिसन जो है वो अपने आप को बेरोजगार साबित करे, वो गुनाहों की तरफ चला जाए। CPI और JDU ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी लगने से छोटे कारीगरों को घाटा होगा। There are thousands of workers in the industry and it is an unorganized sector and there is a perception these measures may be turned against the interests of those workers. समाजवादी पार्टी और BSP ने जानना चाहा कि जब GST आ रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। सत्ता पक्षीय सांसदों ने भी एक्साइज ड्यूटी पर चिंता जाहिर की और दूसरा रास्ता निकालने की अपील की। सरकार नए ढंग से आने वाले नए नीतियों से ब्लैक मनी को निकालना, ब्लैक सोना को निकालना, उसकी अपनी कोई नई नीति बने, परंतु यहाँ पर सामान्य गरीब आदमी को कोई संकट ना हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी छोटे ज्वेलर्स पर नहीं लगेगी। और ये कुछ महीनों की बात है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी, GST बन जाएगा, ये दोनों टैक्सेस उसमें मर्ज हो जाएंगे। जो वैट लगाती है स्टेट और जो सेंट्रल एक्साइज होगा, दोनों मर्ज होके GST के रूप में आ जाएंगे। और GST के रूप में आने के बाद हर आइटम को, जैसे मैंने कहा, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं केवल वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति सराफा कारोबारियों से बात कर एक्साइज ड्यूटी को बेहतर तरीके से लागू करने का सुझाव देगी। एक्साइज ड्यूटी हटवाने के लिए ज्वेलर्स मार्च और अप्रैल में 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से घूस खाने वालों के नाम पूछे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर आरोपों से साफ इनकार कर दिया है।
वहीं बीएसपी ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में बीजेपी ने कांग्रेस से घूस लेने वालों का नाम बताने को कहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि घूस देने वाले इटली की जेल में बंद हैं, इसलिए अब कांग्रेस ये बताए कि भारत में घूस की रकम किन लोगों तक पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है, इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अमित शाह के आरोपों का खंडन किया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी 2 साल से सत्ता में है और नाम बताने की जिम्मेदारी उसकी है। जो झूठे आरोप लगाए हैं उससे जनता समझेगी कि कितने घबराए हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं। अगर 2 वर्ष 24 महीने में सीबीआई और ईडी के अंतर्गत वो इतना मालूम नहीं कर सके तो क्या निष्क्रिय सरकार है, निकम्मी सरकार है? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बीएसपी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की तो जेडीयू ने तेजी से जांच कराने की बात कही। इस मामले की जो सीबीआई से जांच हो रही है तो ये जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो ताकि सही तथ्य देशवासियों के सामने आ सके और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। सीबीआई ऑलरेडी केस है, आप उसकी जांच करिए गहराई से। ईडी आपके पास है, सरकार आपके पास, सब तरह के विभाग आपके पास है। आप जब भाषण करने लगते हैं तो आरोप लगाने की आपको क्या जरूरत है? आप तो आरोप सिद्ध कर दीजिए, पकड़ लीजिए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया कि बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन से अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की खबरों को गलत बताया है। मीडिया में इस तरह की खबरें आने के बाद उपसभापति ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषाधिकार समिति की बुधवार को कोई बैठक नहीं हुई। साध्वी प्राची के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। Those news are not at all in conformity with facts. No such decision of asking any explanation against Honorable Minister Srimati Smriti Irani was taken. संसदीय समिति की रिपोर्ट में सीएजी को विधायिका के प्रति जिम्मेदार बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही सीएजी कानून 1971 को पुराना बताते हुए इसे बदलने पर भी जोर दिया गया है। लोक लेखा समिति की मजबूती के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में गठित उप समिति की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसमें सीएजी को गैर सरकारी संगठनों के अलावा सरकारी धन के इस्तेमाल वाले किसी भी उद्यम या कार्यक्रम का ऑडिट करने की अनुमति देने की मांग भी की गई है। साथ ही केंद्रीय और राज्य लोक लेखा समिति के चेयरमैन को केंद्र और राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का सुझाव भी दिया गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस कल कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। पार्टी प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। हालांकि इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद नहीं थे। लंबे अरसे बाद कुलदीप बिश्नोई 10 जनपद पहुंचे तो समर्थकों में गजब का उत्साह था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस में विलय की घोषणा की। कुलदीप बिश्नोई ने इसे नई पारी की शुरुआत बताया। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश आप देख ही रहे हो और जो लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, बहुत जबरदस्त मुबारकबाद के फोन और उनके अंदर भी खटास खत्म हो चुके हैं। पुरानी बात छोड़ गया हूं मैं, एक नई फ्रेश पारी हम शुरू करने जा रहे हैं, सब चीजें बुलाकर। हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन 2007 में कांग्रेस से टूटकर हुआ था। तब बिश्नोई के पिता भजनलाल मुख्यमंत्री का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने से नाराज थे। जनहित कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें मिली थीं। इसी साल पंजाब में मनप्रीत सिंह बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोहार
नमस्कार यानी के प्रणाम अभिवादन आप सभी का। मैं भी भारत के इस सफर में इस बार आपको हम ले चलेंगे झारखंड के आदिवासियों से मिलवाने के लिए। मैं भी भारत का सफर पहुंचा झारखंड, जानने यहाँ के आदिवासियों का हाल। देखिए झारखंड के आदिवासी बेहाल बिरहोर की व्यथा सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बात सूखे और जल संकट की। बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सूखे की चपेट में है। तालाब, पोखर और हैंडपंप सूखने की वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। झांसी के 50 से ज्यादा गांव इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं। राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की भीषण स्थिति की निगरानी के लिए सूखा निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की धरती जहां कभी फसलें लहलहाती थीं, कुओं में होता था मीठा पानी, और जो किसी वक्त में यहाँ के बाशिंदों की भूख और प्यास मिटाती थी, आज खुद दम तोड़ रही है। झांसी के मौरानीपुर तहसील में बसा गांव कंजा चितावत उसी बसावट का हिस्सा है जो अब उजड़ने की कगार पर है। कई साल से सूखे की मार झेल रहे यहाँ के लोग अब नए बसेरे की तलाश में हैं। हालत तो साहब ये कई 5-7 साल से हम लोग 10 साल से ऐसे ही झेल रहे हैं, और हम लोग तो पूरा गांव का गांव ये चाहते हैं कि अगर कोई इसको खरीद ले तो सबका सब जो हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, पानी के किनारे कहीं पहुँचेंगे। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की क्या किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बीते 2 साल से कम मानसून ने धरती की प्यास इतनी बढ़ा दी है कि जमीन में दरारें साफ नजर आती हैं। पिछले साल भी यहाँ 50% कम बारिश हुई। बदहाली का आलम यह है कि घरों को बेचने तक की नौबत आ गई है। चिलचिलाती धूप हो या फिर चांदनी रात, ज्यादातर वक्त यहाँ के लोग पानी की जुगत में लगे रहते हैं। इलाके में जल संकट इस कदर फैला है कि जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। जितनी टाइम आएगा ना उतनी टाइम भरना पड़ता है। पानी की समस्या से कई ढोर भी मर गए हैं, 100-150 कम से कम 250 तक हो गए हैं। कोई गिनती नहीं है, सीधी बात है। जानवर आदमियों को भी बहुत समस्या है पानी की, पीने के लिए बहुत खर्चा भी होता है। पानी तो चाहिए। कई किलोमीटर का पैदल सफर और नसीब में 1 या 2 मटकी पानी, ये यहाँ की औरतों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कहीं अगर फैक्ट्रियों के खुले पानी से किस्मत चमक भी जाए तो वो भी 24 घंटे से ज्यादा का साथ नहीं देती, क्योंकि उसके बाद पानी पीने लायक नहीं रहता। प्रशासन की तरफ से भेजे जाने वाले टैंकर भी लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा नहीं पड़ते। नहीं मिलता है, किसी को ये कचड़िया मिला, किसी को 2 मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है। चला गया है, 10 मिनट को आता है, 20 मिनट को, इतने में हमारा खर्चा नहीं हो पाता है। तो सारे दिन पानी को, रात में कोई पानी की वो नहीं है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की अब आस टूटने लगी है। लोगों ने आपसी मदद के जरिए नया कुआं भी खुदवाया, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। ये हालात इलाके के आसपास के कई और गांवों में भी है। झांसी के ग्रामीण इलाके में भी पेयजल का भारी संकट है। सूखे से किसान पहले ही बेहाल हैं, लेकिन अभी तक सूखा राहत है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मौरानीपुर, झांसी। देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना में लू से मौत का आंकड़ा 137 हो गया है। बेडक जिले में मौत के सबसे अधिक 34 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य में पलक्कड़ जिले के मालापूजा में लगातार तीसरे दिन सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं ओडिशा में लू से अब तक 119 लोगों के मारे जाने की खबर है। ओडिशा के तलचर और सोनपुर में सबसे ज्यादा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार के गया में कल सबसे ज्यादा तापमान 44.1 डिग्री रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया।
7वें नेविगेशन उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक का काम पूरा हो गया। इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से उपग्रह IRNSS-1G को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों को उपग्रह की लॉन्चिंग पर बधाई दी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-33 ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, नेविगेशन प्रणाली का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS-1G अपने मिशन पर रवाना हो गया। करीब 20 मिनट बाद ये सब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया। आज के हमारे 7वें नेविगेशन उपग्रह सफल प्रक्षेपण के शुभ संदर्भ में मैं बहुत ही हर्ष से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय में प्रक्षेपण का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। इसरो की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है कि सारी व्यवस्था, हमारी ये GPS सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की इस परियोजना में करीब 910 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस सीरीज के 7 उपग्रहों में से पहले उपग्रह को जुलाई 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। 3 साल से भी कम समय में इसरो ने देश को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से की पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। इसमें सभी के लिए 20 मीटर से भी कम की दूरी और प्रतिबंधित सर्विस के तहत 10 मीटर की चीजों को देखना मुमकिन होगा। इससे हवाई और समुद्री नेविगेशन में मदद मिलेगी और आपदा प्रबंधन का काम आसान होगा। सैन्य इस्तेमाल में मिसाइल, विमानों को ट्रैक करने और नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह की जो पोजीशन सैटेलाइट्स हैं, अब और देशों में देखो तो शुरुआत डिफेंस से हुई है। हमारा जो है ये मतलब एक सिविल एफर्ट है। इसकी जो उपलब्धियां हैं वो जहाँ जहाँ हमें जिस तरह की ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। तो अगर ये सिविल ज़रूरतें हैं या डिफेंस ज़रूरतें हैं, कहीं पे भी पोजीशन रिलेटेड जो भी हमें ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। अभी दुनिया में अमेरिका का GPS और रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलोलियो और चीन का बैदू ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को चिट्ठी लिखकर विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा गया था। पिछले दिनों PMLA एक्ट के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। माल्या पर हवाला का आरोप लगा है जिसकी जांच ED कर रहा है। साथ ही माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बैंक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। The ministry has written to the High Commission of the United Kingdom in Delhi requesting the deportation of Shri Vijay Mallya so that his presence can be secured for investigations against him under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Our High Commission in the UK will also be issuing a similar note verbal to the UK Foreign and Commonwealth Office. We will continue to pursue this matter with the United Kingdom authorities. भारत ने साफ किया है कि हाल ही में दिल्ली में भारत पाकिस्तान के विदेशी सचिवों की मुलाकात समग्र वार्ता का हिस्सा नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इसमें पठानकोट हमले की जांच को लेकर NIA के पाकिस्तान दौरे का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। हार्ट ऑफ एशिया में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत आए थे। इस दौरान भारत के विदेश सचिव के साथ उनकी बातचीत हुई थी। It was not a meeting to finalize the modalities of the comprehensive bilateral dialogue. Ideas were exchanged on how to take the relationship forward, including on the logical follow-up to the visit of the Pakistan JIT and the ongoing investigation into the attack on the Pathankot airbase. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अस्थिर देश बताया है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की समस्या दूर करने के लिए भारत समेत दूसरे देशों की मदद लेंगे।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सबसे बड़ी समस्या है। इंडियानापोलिस में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ने यहां विदेश नीति पर बात की। उन्होंने रूस और चीन से भी रिश्ते सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका कई देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन उसके बदले अमेरिका को कुछ नहीं मिलता है। Our allies must contribute toward their financial, political, and human costs, have to do it, of our tremendous security burden. But many of them are simply not doing so. They look at the United States as weak and forgiving and feel no obligation to honor their agreements with us. सीरिया के अलेप्पो शहर में एक अस्पताल पर सरकारी सेनाओं की बमबारी में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। गुरुवार को सरकारी सेनाओं ने अलेप्पो पर हमले जारी रखे। इस बीच डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक स्थानीय अस्पताल बमबारी की जद में आ गया। यह अस्पताल पूरी तरह तबाह हो गया और यहाँ 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल है। अलेप्पो पर कब्जे के लिए मंगलवार से लड़ाई जारी है। यहाँ अभी भी आधे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने रूस और अमेरिका समेत तमाम पक्षों से सीरिया में एक बार फिर युद्ध विराम लागू करने की अपील की है। We need to understand better, to understand whether our assumptions on what are the ground rules of law, of war, that apply not only to belligerents, but particularly to civilians and doctors and nurses like us and our colleagues in Yemen or Syria that are on the ground working for the populations. The cessation of hostilities, as I myself am appealing on behalf of the UN to revitalize itself, will revitalize itself, and it is totally possible. And I know that both the Russian Federation and the US are talking among themselves on how to salvage what has been actually a remarkable success but needs to be sustained. और इस बीच अमेरिका ने सीरिया में सरकारी सेनाओं के हमले की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि अलेप्पो शहर पर सरकारी सेनाओं के हमले सीरिया में शांति बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। These tactics are abhorrent, they're immoral, but unfortunately they're entirely consistent with the actions that we've seen from the Assad regime for quite some time. This does place even more pressure on an already fragile cessation of hostilities. और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। भारत का समुद्री नौवहन की आजादी पर जोर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, समुद्री क्षेत्र हिंसा और प्रतिद्वंदिता से हो मुक्त। पापुआ न्यू गिनी से होंगे कृषि, स्वास्थ्य समेत 4 करार। सराफा कारोबारियों को नहीं मिली राहत। राज्यसभा में वित्त मंत्री का एक्साइज ड्यूटी हटाने से इनकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वॉकआउट। विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश तेज। विदेश मंत्रालय के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को चिट्ठी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का हवाला। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए सूखा निगरानी प्रकोष्ठ का गठन। तेलंगाना समेत कई राज्यों में गर्मी से बेहाल लोग। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी में रैलियों से परहेज के लिए जारी किए निर्देश। भारत पाक विदेश सचिव बातचीत पर विदेश मंत्रालय की सफाई। नहीं था समग्र वार्ता का हिस्सा। पठानकोट जांच के लिए एनआईए के पाकिस्तान जाने पर हुई बातचीत। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।